हेलो पीपल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो आज अपन चैप्टर नंबर 1 की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और ये राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे, क्या आपका पैटर्न होगा, कुछ सेट ऑफ फ्रेमवर्क मैं आपको पहले बता देता हूँ। अपन क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बात को सुनो ना। कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, आप सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ोगे। इंस्टीट्यूट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, डरने का नहीं। 8-9 लाइन का क्वेश्चन होगा, डरने का नहीं। पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो। रिक्वायरमेंट पढ़ने से तुम्हारा थोड़ा सा डायरेक्शन चल जाएगा कि भाई अच्छा क्वेश्चन इस तरह के का पूछ रहा है। सर उसके बाद में पूरा क्वेश्चन पढ़ना है नहीं पढ़ना है? भाई पूरा क्वेश्चन तो बिल्कुल पढ़ना है। उसमें क्या कुछ चीज़ें आपको मिलती जाएगी जिसके बेसिस पे आपको फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन लिखना होगा। अभी सुनो ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, आपका मेन कॉन्टेंट आएगा, देन आपका कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा। सर फैक्ट ऑफ द केस को क्या करना है? फैक्ट ऑफ द केस को आप फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन को एक साथ करके लिख दो। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्ट ऑफ द केस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, स्टैंडर्ड ऐसे का नंबर याद रखने की ज़रूरत है क्या? आंसर इज नो सर। सर ऐसे का नाम याद रखने की ज़रूरत है क्या? आंसर इज नो। अगर अपन प्रैक्टिकली बात करें उसके नंबर नहीं मिलते। ठीक है क्या? मैं आपको आंसर बनाते जाऊँगा और उसके साथ में ये भी बता दूंगा कि आंसर लिखने के बाद में ये जैसे फॉर एग्जांपल 4 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या क्या आपको मार्क्स कैसे कैसे मिलेगी उसका भी आइडिया देता हुआ चलूँगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ने के बाद में, आइडिया लेने के बाद में आपको कंटेंट का रफली आइडिया दे दूँ, देखो ये कंटेंट है, उसके बाद में अपन अपना लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, डन 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 डन। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 1 से। एंड चैप्टर नंबर 1 का अपना पहला टॉपिक है ऑडिट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। इसका अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन कब आया हुआ है अभी? मई 2024 की आरटीपी में ये क्वेश्चन पुट अप हो रखा है। जैसा मैंने बोला रिक्वायरमेंट पहले पढ़ो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो पहले तो कॉन्टेक्स्ट पता करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। क्या क्लियरली अपन को दिख रहा है सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट पे क्वेश्चन पूछा है? हाँ, पर पूरा क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। एम Motor Limited is a leading Indian automobile manufacturer with many offerings across commercial passenger and electric vehicle. The company is pioneering India's electric vehicle transition. ठीक है ठीक है ठीक है, fastest growing है, ठीक है बढ़िया। GRN and Associate have been appointed as a statutory auditor. J&K are newly appointed audit assistant, article है भाई साहब ये, and part of engagement team constituted for the purpose of audit of M Motor Limited. However, they are confused about what such an audit tends to achieve. मतलब audit का क्या objective है? They perceive audit as a guarantee against possible error or fraud in the financial statement. Do you agree with the perception of both the assistant? अब मेरी बात को सुनो ना। सर ये दोनों असिस्टेंट को ऐसा लगता है कि ऑडिट इज अ गारंटी। डू यू अग्री विद द, मतलब आपको ये तो आंसर करना ही पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन पूछा है और इंस्टीट्यूट ने पूछा है इन दिस कॉन्टेक्स्ट आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अभी मेरी बात को सुनो ना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का जब अपन ने टॉपिक पढ़ा था साथ में एनालिसिस भी पढ़ी थी। लेट्स अज्यूम कि ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, एनालिसिस बताएंगे, फिर कंक्लूजन ड्राफ्ट करते समय सर हम ये बताएंगे कि ये दोनों आर्टिकल है ना पागल है। सर ऐसे नहीं लिखना, दोनों आर्टिकल सर क्या है, ये इनको नॉलेज नहीं है, इन्होंने मिस इंटरप्रेट करा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, रीजनेबल अश्योरेंस का रेफरेंस देके अपन कंक्लूड करेंगे। आपको समझा क्या? हाँ सर, आओ मेरे साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस जितना तुम करोगे ना उतना तुम्हें याद भी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है सर, डन। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए थोड़ा सा ईजी कर देता हूँ। टॉपिक 1, ऑडिट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको अपने क्वेश्चन बैंक से लिंक होता रहे। और अपन कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे भाई? क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे ना, आंसर नंबर 2। हाँ, अभी सुनो ना मेरी बात को। आपको ऑडिट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हमको पता है एज पर ऐसे 200, ऐसे 200 मैंने लिख दिया रेफरेंस के लिए। सर पूरा नाम लिखने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो, मैं भी अभी नहीं लिख रहा हूँ। एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर आर फर्स्ट टू ऑब्टेन reasonable assurance whether FSR फ्री फ्रॉम, मैं समझा भी दूंगा अभी, टेंशन मत लो रे। वेदर FSR फ्री फ्रॉम, क्विकली कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लेंगे। वेदर FSR फ्री फ्रॉम
मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वेदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट किस कारण से होता है, वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। अल्टीमेटली ऑडिटर को क्या करना होता है, ओपिनियन देना होता है, देयर बाय टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साथ में एक और चीज लिखेंगे, वेदर FSR prepared and presented as per applicable FRF। मैं सबका मीनिंग अभी तुम्हें बता दूंगा, पहले एक बार ऑब्जेक्टिव दोनों लिख लेते हैं। सेकंड, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट as per standard on auditing according to ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। मेरी बात को सुनो ना, आपने दोनों ऑब्जेक्टिव बता दिए, अब मैं तुम्हें क्विकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ। देखो, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अल्टीमेटली है ना ओपिनियन देना। ओपिनियन किस पे देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अब एफएस क्या होता है सर, या तो एफएस में ऑडिटर का मेन एंगल क्या होता है भाई, एफएस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या। ठीक है, तो ऑडिटर बेसिकली फोकस क्या करता है कि सर एफएस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, जिसके बेसिस पे अल्टीमेटली वो ओपिनियन देता है। ठीक है सर, अभी यहाँ पे ऑप्टेन रीजनेबल अश्योरेंस ही क्यों, इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। मेरी बात को सुनो ना, रीजनेबल अश्योरेंस क्यों ऑडिटर ले पाता है, बिकॉज सर इनहेरेंट लिमिटेशन है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस वो ले ही नहीं पाता। एंड सर रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। ठीक है, 100% गारंटी नहीं, बट इट इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, रीजन बीइंग प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट कंपिटेंट पर्सन ऑडिट करो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ये सारी चीजें ही आप लिखोगे। अच्छा सुनो ना, यहाँ पे ओपिनियन के बारे में आप छोटी सी बातें कर सकते हो। फिर देखो, क्लियरली ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर बोला है ना, तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि ऐसे क्वेश्चन में सब पूरा एक्सप्लेन करो। मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यहाँ पे मिसस्टेटमेंट का एक छोटा सा बता दो, ये बता दो कि मिसस्टेटमेंट मटेरियलिटी के एंगल से देखा जाता है। देन बाकी सारी चीज़ें कुछ एक्सप्लेन करने वाली है नहीं। फिर अपन क्या करेंगे, वो दोनों आर्टिकल जो उन्होंने जो गलती करी ना, वो लिख के कंक्लूजन ड्राफ्ट करेगी कि सर 100% गारंटी नहीं होती, ऑडिटर ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस रादर देन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। समझे क्या सर। हाँ, पर बेसिक सर ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये आपका मेन कंटेंट अच्छा खासा हो गया। अब यहाँ पे मैं साथ में क्या करता हूँ, हेलो 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 हेलो, हाँ, एनालिसिस लिख देता हूँ। देखो, स्पेस दे दे के लिख दोगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगी मेरी, तो क्या राइटिंग अच्छी है सर, तारीफ कर रहे हो खुद की, हाँ है तो है तो है। एनालिसिस, एनालिसिस में क्या एक्सप्लेन करोगे, रीजनेबल अश्योरेंस वर्सेस एब्सोल्यूट अश्योरेंस, इसको मैं ए मार्क कर दूं। सर क्या, ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन, ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस दैट इज, क्या मैं 100% गारंटी बोलता हूँ इसको, हाँ सर, दैट इज 100% गारंटी। रीजन क्या होता है इसका, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। हाँ सर, फिर यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करोगे, हाउएवर ऑडिटर ऑब्टेन्स
रीजनेबल अश्योरेंस। तो रीजनेबल अश्योरेंस क्यों होता है? बिकॉज ऑडिट इज डन बाय प्रोफेशनल competent person, प्रोफेशनल competent person, ऑडिट इज डन बाय, मैं ये थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ, तुम एग्जाम में ये सब मत करना, हाँ, डन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। समझे क्या? हाँ सर। सेकंड यहाँ पे एनालिसिस लिखोगे, ऑडिटर डिटेक्ट misstatement and considered whether misstatement are material in nature, misstatement are material in nature, either individually और इन एग्रीगेट। मैं तुम्हें कुछ चीज़ समझाऊँ अभी, रुको। और इन एग्रीगेट एंड ऑन दैट बेसिस फॉर्म्स कंक्लूजन गिविंग ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर? हाँ। अब देखो, ये मेरी एनालिसिस हो गई, मैं नीचे जा रहा हूँ थोड़ा सा। अब अपन एक छोटा सा नियम करेंगे ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे। जब भी मुझे कंक्लूजन या फैक्ट ऑफ द केस लिखना होगा ना, मैं दूसरा पेन यूज़ कर लूँगा, एग्जाम में तुम नहीं कर सकते, मेरे को पता है। सुनो ना, इन गिवन केस, इन गिवन केस both article assume auditor obtain 100% absolute assurance ignoring the fact that audit suffers from। अच्छा एक चीज़ रुको ना यार, एक चीज़ अपन ने नहीं बताई यहाँ पे, तुम बताओगे, मुझसे छूट गई। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब रह गया था ना, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस हो जाता है यार, उसमें क्या हो गया। इग्नोरिंग द फैक्ट दैट ऑडिट सफर्स फ्रॉम inherent limitation of audit, hence both of article, hence view of न्यू आर्टिकल्स, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, व्यू ऑफ न्यू आर्टिकल्स आर नॉट करेक्ट। ठीक है? फैक्ट ऑफ द केस का छोटा सा लिंक करा, कंक्लूजन लिखते समय थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेनेशन कर दिया ताकि मेरा नंबर नहीं कटे, एक नंबर मेरे को यहाँ मिल गया। अभी सुनो ना मेरी बात को। सर ये जो पॉइंट था ना,
ऑडिटर डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट एंड कंसीडर मिसस्टेटमेंट एज मटेरियल, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, एक्स्ट्रा पॉइंट था, पर मैंने ऑन अ बेसिस ऑफ कि भाई मेरा नंबर नहीं कटे इसलिए मैंने लिख दिया। मेरे को डाउट था कि शायद सजेस्टेड आंसर में ये पॉइंट आ जाए या नहीं आ जाए, आई डोंट नो, है ना। मेन आपका एक्सप्लेनेशन जो मांग रहा था ना वो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर बताना था, और ये जो रीजनेबल एश्योरेंस वर्सेस एब्सोल्यूट एश्योरेंस था ना सर, इस पे ही आपको अपना एक्सप्लेनेशन मेन फोकस करके चलना था। आप चाहते तो सर इसके बेसिस पे भी फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन लिख देते, बट रादर देन टेकिंग रिस्क मेरे को ऐसा लगा भाई मैं लिख दूँ बेटर रहेगा। ठीक है क्या? हाँ सर। कभी भी आपको भी एग्जाम में ऐसा कोई डाउट है कि सर ये पॉइंट लिख देगा एक्स्ट्रा, लिख दो, नंबर नहीं कटने चाहिए, बिकॉज सजेस्टेड आंसर में चीज़ें डिफर हो जाती कभी कभी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। डन सर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गया है। मेरे को आपको इसका आंसर रीड कराने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे रीड कर लेना, अपना आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, रादर देन ICI से बेटर ही मिलेगा, चलेगा सर। देन ये फर्जी क्वेश्चन है, ये गंदे गंदे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस नहीं करा हुआ ना, ना राजा ना, ये भी नहीं। ठीक है, मेरे को ये कराना है। दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक है अपना ये? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का होगा ना। ठीक है, ये क्वेश्चन कराना है, क्वेश्चन समझाना भी है, क्वेश्चन कराना भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। RTP जनवरी 2025। रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। सर अभी तो करा, वापस करवा रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो, रुको तो सही। एज पर ऐसे 200 when it comes to ensuring reliability of financial statement, ठीक है। Also explain why auditor can provide only reasonable rather than absolute assurance that FS are free from material misstatement due to fraud or error। सर सेम क्वेश्चन हो गया क्या? हाँ, सेम एक्सप्लेनेशन तुम्हारा आ जाता, बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। देखो, RST Limited, a retail company, has set up internal control requiring all invoices to be stamped and signed by authorized person in the good receiving section, ठीक है, of a company stating the date and time of receiving goods in premises to ensure that only those purchase bills are produced for payment for which goods have been actually received। मतलब सर किसी को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि गुड रिसीव, जब गुड्स रिसीव हो जाए ना तो उनको नोट वोट कर लेना ताकि भाई एक्चुअल गुड्स मिल गए क्या। During the audit, the auditor finds that two employees, purchasing manager and the account clerk, have worked together to bypass the control, submitting fake invoices। अभी यहाँ पे क्या हुआ सर, इन्होंने करी है चोरी। इन्होंने क्या चोरी करी है कि सर एक पर्टिकुलर बंदे को बोला था कि गुड्स तेरे को चेक करने हैं, मिल जाए है तो पेमेंट डिपार्टमेंट के बाद भेज देना। क्या करा इन्होंने, माल तो आया नहीं और बोल दिया माल आ गया और किसी को पेमेंट करा दिया, फिर आधा आधा बांट लिया होगा। सर क्या ये प्रॉपर तरीके से क्या करा इन्होंने? कलूजन अमंग पीपल हुआ है क्या? हाँ सर। अभी आपको याद है सर, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था तुम्हें, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सुनना, देखो क्वेश्चन को मैं समझाऊँ भी तो सही कैसे करना है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कॉन्टेक्स्ट मैंने तुम्हें समझाया था। अभी इन्होंने क्वेश्चन आपको पूरा फैक्ट ऑफ द केस दिया और फिर पूछा सर ऑब्जेक्टिव बताओ, when it comes to ensuring reliability of FS, also explain why auditor can provide only reasonable rather than absolute in the context of the given situation। मतलब आपको अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव हम नहीं बता पाते, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। अब बेटा ये पर्टिकुलर केस जो आपको बता रहा है, ये इनहेरेंट लिमिटेशन कौन सी है सर? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्या बोलो ना भाई। हाँ सर, तो अल्टीमेटली अब यहाँ पे हो गया सर 5 नंबर के क्वेश्चन में बहुत सारी बातें, ऑब्जेक्टिव बताओगे, रीजनेबल एब्सोल्यूट एश्योरेंस वाली बातें बताओगे, और सर ये मैथ तो क्या बोलता हूँ, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी आपको एक्सप्लेन करनी है। द रीजन बीइंग ये वाला जो पूरा क्वेश्चन इन्होंने सेटअप करा ना, आपको ध्यान है कल्यूजन अमंग पीपल एक एग्जाम्पल था नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, और सर वहीं से इन्होंने पूरा क्वेश्चन बना के दे दिया है आपके लिए। ठीक है, हाँ सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं आपको एक काम करता हूँ, चैप्टर नंबर 1 एक बार खोल लेता हूँ। इधर देखो ना, देखो, however such control may not have operated to produce reliable financial information due to their own limitation, example collusion among people। ठीक है, अभी हाउ यू विल प्रोसीड विद द आंसर, आप बता दोगे सिंपल कि सर ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, रीजनेबल
अश्योरेंस क्यों मिलता है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों मिलता है, इनहेरेंट लिमिटेशन। फिर इनहेरेंट लिमिटेशन में सर आप ये नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को एज इट इज एक्सप्लेन करके आओगे, कुछ भी अलग नहीं है मेरे भाई, कुछ भी अलग नहीं है। ये मैंने आपको छोटा सा चीज़ बता दी। आपको क्लैरिटी है क्या? आपको क्लैरिटी है क्या मेरे भाई? मतलब आपको थॉट प्रोसेस समझना है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, दूसरे क्वेश्चन में आपको थॉट प्रोसेस समझा दिया कि कैसे करना है। क्या ये क्वेश्चन खुद से करोगे, खुद से ट्राई करोगे? हाँ सर, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, आप ये फिर क्वेश्चन अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे। मेरी बात को सुनो ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉपिक, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का ये टॉपिक था। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 3। आंसर नंबर 3, क्या क्या करोगे? स्टेप 1, स्टेप 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, स्टेप 2 रीजनेबल वर्सेस एब्सोल्यूट, स्टेप 3 नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को भी एक्सप्लेन करोगे। क्या आपको मेरी बात समझी गया? क्या ये खुद से करोगे? हाँ सर, डन, क्लैरिटी है? हाँ सर, बढ़िया। आओ मेरे साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ ना तुम्हें, ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। मेरी बात को सुनो ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नेचर पे फोकस करो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से रिवाइज होएगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रिपेयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब मुझे एक चीज़ बताओ सर, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते क्या? हाँ सर, तो सर क्या ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो मैनेजमेंट प्रिपेयर कर रहा है सर, यहाँ पे जजमेंट लग रहे हैं? क्या ये सब्जेक्टिव है? हाँ सर, तो ऑडिटर बोलता है सर therefore I am not able to obtain absolute assurance that FS are free from material misstatement or not. ऑडिटर यही बोलता है। जब यार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जजमेंट इन्वॉल्व है, इट इज सब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव, इट इन्वॉल्व्स एस्टिमेट्स, सो सर हाउ कैन आई ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट? अभी एक चीज सुनो ना, बेसिक अजम्पशन होता है ऑडिट का कि मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल डिवाइस करता है। What if internal control device by management are not operating properly? Example, collusion among people। यही एक्सप्लेनेशन पूरा आपका यहाँ पे आएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझा गया? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ, बढ़िया तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। डन 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 डन, अभी तुमने ये क्वेश्चन कर लिया ना, तो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल कट हो चुका है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्लेन। इस तरीके से क्वेश्चंस को कट भी करते हैं। चलेगा सर, चलेगा चलेगा चलेगा। अब मैं आ रहा हूँ, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना। नहीं यार, ये भी तुम कर लोगे, मेरे को ये वाला क्वेश्चन कराना है। दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। कौन सा है? स्कोप ऑफ ऑडिट का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, चलेगा। देखो, कमेंट ऑल्सो डिस्कस हाउ ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। तो पहले तो हमें डायरेक्शन दिख गया कि सर ऑडिट इन्वेस्टिगेशन से कैसे डिफरेंट है, आपको ये बताना है। मैनेजमेंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स लिमिटेड सस्पेक्ट दैट सम एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी मे बी इन्वॉल्व इन मेकिंग फ्रॉडुलेंट पेमेंट टू डमी वर्कर्स। ठीक है, therefore they are considering appointment of a firm of auditor to conduct audit involving detailed examination of account. However, one senior person among board member Mr. P object to use of word in a proposed assignment. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है? कमेंट ऑल्सो डिस्कस हाउ ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। मेरी बात को सुनो ना, यहाँ पे फ्रॉड का केस था, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि भाई ऑडिटर को अपॉइंट करते, इन्होंने सोचा ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं ताकि ऑडिटर है ना फ्रॉड डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, वन सीनियर पर्सन जो बोर्ड मेंबर का था ना, उसने ऑब्जेक्ट करा कि यार ऑडिट वर्ड यूज करना गलत होगा। और वैसे इसकी बात बिल्कुल सही है सर, क्योंकि ये जो नेचर है ना, ये इन्वेस्टिगेशन नेचर हो रहा है यहाँ पे। आपको फील हो रहा है क्या सर? हाँ। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने पूछा ऑल्सो डिस्कस हाउ ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, क्लियरली वहाँ पे अपन को दिख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं पढ़ रहा हूँ।
PD and CO chartered accountant were appointed as a statutory auditor of Mr. Limited for the financial year 23-24. Mr. Limited, including the following clause in the appointment letter, the auditor shall be responsible for detecting the fraud. क्या ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है? आंसर इज नो सर, ये तो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती है. द ऑडिटर ऑब्जेक्टेड टू इंक्लूजन ऑफ सच अ क्लॉज इन द अपॉइंटमेंट लेटर डिस्कस इन द लाइट ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट. अभी मेरी बात को सुनो ना. जैसे आप रिक्वायरमेंट पढ़ते हो तो आपका स्कोप ऑफ ऑडिट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ डायरेक्शन जाता नहीं जाता? हाँ सर. ठीक है. तो मेरी बात को सुनना, बहुत ईजी क्वेश्चन है. ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस आपको बताना है, देन फैक्ट ऑफ द केस करके कंक्लूजन ड्राफ्ट करना है. डन सर. स्टार्ट करते हैं एक बार, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं. टॉपिक स्कोप ऑफ ऑडिट. आंसर नंबर 3. ठीक है. बेसिकली आपको क्या बताना है? अगर हेडिंग भी डाल दो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन. 4 पॉइंट थे, देखते कितने याद आते हैं अपन को. 4 पॉइंट थे ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन के. पहले आप क्या करो, डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बता दो. सर क्या थी इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन? इट इज़ अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विथ अ स्पेशल पर्पस. एग्जाम्पल, अपॉइंटमेंट डन टू डिटेक्ट फ्रॉड. क्या सर यही पॉइंट था? हाँ. ठीक है. सेकंड, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बता दो. सर क्या ऑडिट में हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है? नहीं सर, हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता. टू ऑब्टेन, एक सिंपल बता देना, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है. टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस वेदर FS आर फ्री फ्रॉम material misstatement whether due to fraud or error, whether due to fraud or error. Hmm. To give an opinion to give an opinion whether FSR prepared and presented as per. देखो मैं भी लिख रहा हूँ ना राजा. ओ राजा, मैं भी लिख रहा हूँ ना सब कुछ तुम्हारे लिए. ठीक है, लिख रहा हूँ ना, तो तुम भी लिखो ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट नहीं लिख रहे हो, सोच रहे हो कि सर ठीक है लिख रहे हैं. बेटा राइटिंग प्रैक्टिस से क्या होता है, लिखने से क्या होता है, आपको मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, आप लिख लेते हो ना, आपको चीज़ें याद हो जाती है ऑटोमेटिकली. चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से याद हो जाती है. और अपन ने इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली ना, अपना क्या होगा, फ्लो नहीं बढ़ेगा. अपन को पता है भाई क्या सीक्वेंस होता है, कैसे लिखना होता है, क्वेश्चन की कैसे ड्राफ्टिंग देखनी होती है, सारी चीज़ें अपन को क्लैरिटी रहेगी. हाँ सर. फिर बेटा तीसरा पॉइंट क्या था? स्कोप बताना. स्कोप ऑफ ऑडिट इज जनरल एंड ब्रॉड, whereas scope of investigation
क्या होता था? नैरो। हाँ, नैरो एंड वेरी स्पेसिफिक। नैरो एंड स्पेसिफिक 3 नंबर मिल गया अभी तक। एक और पॉइंट है अपना। सर हमें ये पॉइंट्स याद हो जाएगी कि बेटा हो जाएगी, क्यों लोड लेते हो? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ऑडिटर डज नॉट हैव स्पेसिफिक पावर ऑफ सर्च एंड टेकिंग एविडेंस of taking responses of witness on oath. However, investigator have such powers. ठीक है, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंस अपन ने बता दिए, क्लैरिटी से बता दियो। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी स्पेसिफिक, वेरी नैरो, जनरली फ्रॉड ढूंढने के लिए होता है। आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ कैसा आ सकता है। इंश्योरेंस कंपनी ने चार्टेड अकाउंटेंट को हायर करा कि भाई साहब उस कंपनी का आग वाग लग गई थी, नौरा जी आ गई थी, आग वाग लग गई थी, वहाँ पे जाके देखो कि सर कितने लॉस वॉस हुआ है। दैट इज़ अगेन इन्वेस्टिगेशन नेचर, नॉट ऑडिट नेचर। कैसे भी क्वेश्चन आपको पुटअप हो जाए। ठीक है, अब बेटा अपना कंक्लूजन वाला सेगमेंट आ रहा है, तो फैक्ट ऑफ द केस लिख दो। इन गिवन केस ऑब्जेक्शन रेज्ड, अब वो और देना तो मैं तो जनरल लिख रहा हूँ, दो पता नहीं दोनों के अलग अलग नाम थे। ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय, मैं अभी कंसर्न पर्सन लिख रहा हूँ ना, क्योंकि पता नहीं किसने रेज करा था, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में अलग अलग थे। बाय कंसर्न पर्सन इज राइट एज इंक्लूजन ऑफ ऑडिट वर्ड विल बी रॉन्ग लीडिंग टू मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं सब कर सकता हूँ। ठीक है, डन। ये हो गया आपका, बहुत ही बढ़िया, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है माय डियर पीपल, तो अपन ने 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया, एंड आपको समझ में आ रहा होगा सर अपने कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, मतलब अपने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो रहे हैं। हाँ सर, डन मेरे भाई डन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डन। आओ इधर आओ। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। Identify type of engagement. We need to identify type of engagement. Which are the two other feature of such an engagement? तो देखते भाई engagement क्या है, पहले समझना पड़ेगा। KST Limited is engaged in the manufacturing business. It appoints CA2E to provide it an assurance report on its FS. अब मेरे भाई पहले तो यहाँ से पिक कर, अश्योरेंस रिपोर्ट किस किस पे दी जाती है? ऑडिट पे दी जाती है, रिव्यू पे दी जाती है, अश्योरेंस अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तीनों पे दी जाती है। सर रिलेटेड सर्विसेज पे दी जाती है, आंसर इज नो, वहाँ पे अश्योरेंस नहीं दी जाती है। हाँ सर, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल एफआई। अब बहुत बढ़िया, अब और लिंक कर, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में 2 केस निकल के आ, ऑडिट या रिव्यू, तो तेरा मतलब क्या नैरो कर दिया अपन ने पूरे। एंगेजमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अश्योरेंस नॉन अश्योरेंस, तो नॉन अश्योरेंस को तो करो टाटा वाइब है, अश्योरेंस में 3 को पकड़ा, उसमें भी अब हिस्टोरिकल बोल दिया तो ऑडिट और रिव्यू ही बच गया। हाँ सर,
The characteristic of the such an engagement is that involve gathering of sufficient appropriate evidence on which basis limited conclusion can be drawn. राजा 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 लिमिटेड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, तो ये एक ही बात होगी सर, ये रिव्यू में होता है, लिमिटेड कंक्लूजन रिव्यू में होता है. आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एंगेजमेंट, भाई बता दिया ना, लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट है. विच आर द टू अदर फीचर, तो मैं तो पूरा ही रिव्यू एंगेजमेंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, सब चीज़ें आ गई यहाँ पे, चलेगा. डायरेक्ट क्वेश्चन है एक तरीके का, तो ठीक है. हेडिंग डालते हैं पहले, किसका क्वेश्चन है ये. टॉपिक अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है. कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट ही था. आंसर नंबर 1 देखो ना. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ limited assurance by the fact that assurance is related to historical financial information. और एक और चीज क्या लिखोगे, and also limited conclusions are drawn. ठीक है, इसी के बेसिस पर तो तुमने पिक करा, तो बताओ तो सही ना भाई. हाँ सर. अदर फीचर्स ऑफ limited assurance, that is review, it involves applying limited procedures like inquiry and analytical procedure. इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर लिखने का तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा, रीजन बीइंग हमारे सी इंटर की बुक में नहीं दे रखा, और मैंने तुम्हें बताया है. सेकंड, रिव्यू में क्या होता है भाई साहब, लिमिटेड प्रोसीजर लगता है. इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस. हाँ सर, ये तो गैदर करना ही होता है, मैं समझा देता हूँ अभी पूरा. तीसरा, प्रैक्टिशनर फॉर्म limited conclusion and therefore such an engagement. प्रैक्टिशनर की स्पेलिंग गलत है क्या है. Such an engagement provide lower assurance as compared to reasonable assurance एंगेजमेंट. क्लैरिटी है. सिंपल देखो, रिव्यू एंगेजमेंट में क्या होता है, प्रैक्टिशनर को अपॉइंट करा जाता है
पर उसको बोला जाता है भाई तू क्वार्टरली ऑडिट की बातें होती है यहाँ पे। तो क्वार्टरली क्या होता है भाई, ऑडिट कराएंगे तो इससे अच्छा तो रिव्यू करवा लेते हैं। लिमिटेड प्रोसीजर लगाता है भाई साहब, लिमिटेड प्रोसीजर लगाता है, लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ करता है, पर ध्यान रखना सर, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस तो उसको गैदर करना पड़ता ही है। लोअर कंक्लूजन ड्रॉ इसलिए करता है क्योंकि लिमिटेड प्रोसीजर लगाता है, एंड इसलिए लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस दी जाती है। यहाँ पे लैंग्वेज कैसे यूज़ होती है, नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ होती है। डन सर। सो ये एक और आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्या ये बात आपको समझ में आती है? अब मेरी बात सुनना भाई राजा, एक होमवर्क क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जिसका आंसर तुम क्रॉस चेक कर लोगे, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, ठीक है? एक होमवर्क क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ सर, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3, राजन लिमिटेड, एमटीपी जनवरी 2025 का क्वेश्चन है। आई वांट कि तुम ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ठीक है? और मानना 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन उस अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना, और उसको फिर क्रॉस चेक करना कि तुम कितना पहुंच पा रहे हो मेरे आंसर्स की तरफ। अच्छा ये मत सोचना सर आप तो सर ऐसे जोरदार तरीके से आपको तो एक एक चीज़ याद है सर, ऐसे मक्खन की तरह लिख रहे हो। भाई साहब देखो ऐसा है, मैं तुम्हें इतनी बार पढ़ाता हूँ, इतनी बार बैचेस लेता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, मेरे को तो याद होना ही है, मेरा मत छोड़, मेरा मत सोच तो, ठीक है? तुमको कैसे याद होगा, मैंने तुम्हें बताया ना, तुम रिटर्न प्रैक्टिस करोगे, तुमने कर ली, तुम रिविजन्स करोगे, फिर तुम वापस रिवीजन करोगे, फिर तुम वापस रिवीजन करोगे, एग्जाम तक 3 रिवीजन कर लोगे, तुम्हें भी अपने आप याद हो जाएगा, उसका लोड मत ले, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 के अपन ने क्वेश्चंस करे, ऐसे ही आगे भी अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।